হ্যাঁ স্যার রেকর্ডিং হচ্ছে। ओके सॉरी, चलो फिर तो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हुआ है हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुमित, गुड मॉर्निंग सुमित। हाँ दादा मॉर्निंग। ओके, तो सर क्योंकि ये आज का क्लास है टेक्निकल एनालिसिस का, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एज वेल एज इक्विटी डेरिवेटिव में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपको इसके साथ साथ टेक्निकल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज। ठीक है, मार्केट में जो लोग एनालिसिस एनालिसिस का काम करते हैं सर, मतलब तो बेसिकली इतना बताता है कि भाई कौन सा स्टॉक में ग्रोथ है, कौन से स्टॉक में बियरिशनेस है। अगर आप देखते हो कि कोई एनालिस्ट न्यूज़पेपर में आर्टिकल में बता रहे हैं, अगर कोई एनालिस्ट से फॉर एग्जांपल आपको टीवी न्यूज़ चैनल में नजर आ रहा है, कई बार मैनिपुलेटिव देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन समझते हो ना? मैनिपुलेशन इन द सेंस, जब कोई मतलब क्या बताऊं सर, मतलब एक तरह का झूठ बोल सकते हो, या फिर एक ओवर रेटेड बातें, मतलब जितना बोलना नहीं चाहिए उससे ज्यादा बोल देते हैं, वो अलग चीज होता है। बट एज पर मतलब कम से कम एनालिस्ट एनालिस्ट को इतना आता है सर कि वो एनालिसिस करके बता सकता है, और एक सर्टेन परसेंटेज में वो अच्छे होते हैं। वो अलग बात है, कभी कभी मैनिपुलेशन चलता है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट और रियलिटी एनालिसिस में फर्क सिर्फ वही कर सकता है जिसको खुद भी कुछ नॉलेज हो। अगर आपका डब्बा जीरो है और सिर्फ दूसरे के कहने पे आप सिर्फ ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आप गड्ढा में गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। मुश्किल यही है कि ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, ये अपने एनालिसिस से ज्यादा दूसरों के बात पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। दूसरों के बातों पे भरोसा करने में दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत ये है कि दूसरा जो बोल रहा है उसको मंथन करने का, मतलब खुद का एनालिसिस करने का भी एक पैरामीटर होना चाहिए। और वही प्रॉब्लम हो जाता है कि जब कोई लॉस खा जाते हैं, किसी को गाली बक देता है, किसी को कुछ बोल देता है। बात गाली का नहीं है, आपको भी कुछ अंदाजा होना चाहिए कि होता क्या है मार्केट में और क्यों ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोग कैंडल स्टिक्स एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, हम लोग चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं, और चार्ट एनालिसिस में सबसे जरूरी चीजें हैं कैंडल स्टिक्स को एनालिसिस करना। और कैंडल स्टिक्स में हम लोग अभी सिंगल कैंडल स्टिक्स में बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग मल्टीपल पे जाएंगे। हड़बड़ नहीं करना है सर। अच्छा, एक दूसरा बात, कैंडल स्टिक से याद आया, मार्केट का सबसे वैल्यूएबल स्टॉक नाम बता सकते हो आप लोग? स्टॉक मार्केट में सबसे वैल्यूएबल स्टॉक, मतलब बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, कौन सी कंपनी का स्टॉक सबसे वैल्यूएबल में से गिना जाता है सर? बताओ, द मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक इन द मार्केट। यस पीयूष, बोल। रिलायंस, थैंक यू सर, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक में आपको काफी नेगेटिव नजर आ रहा होगा, देखा आप लोगों ने चार्ट? चलो आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे नेगेटिव कल तक था, आज मुझे नहीं लगता आज और नेगेटिव रहेगा। मैंने अभी तक देखा नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जस्ट अभी ओपन, हाँ बोलो। साउंड कट हो गया सर, साउंड कट हो रहा है, मतलब आप कुछ कहना चाहते हो? व्हाट्सएप में लिखो, व्हाट्सएप में लिख दो सर, चैट कर दो, मैं देख के बता दूंगा तुम क्या बोल रहे हो। आपका आवाज कट रहा है इसलिए फ्यूज, মানে মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য মনে হচ্ছে আওয়াজটা পাচ্ছি না আমি। মানে আওয়াজটা আসছে কিন্তু আমি আওয়াজটা বুঝতে পারছি না তুই কি বলছিস, এটা প্রবলেম। यस विश्वजीत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जैसे मैं रिलायंस पे बात कर रहा था कि सर रिलायंस को देखो सर, ठीक है, रिलायंस को देखो, रिलायंस को देखो, रिलायंस का स्टॉक सर 19 मंथ लो में जा रहा है सर, 19 मंथ लो। रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 19 मंथ लो में जाएगा तो ये लोगों की दिल की धड़कन को ऑब्वियसली कुछ तो करेगा। हाँ, दिल धक धक करने लगा। ऐसा क्यों हुआ सर? रिलायंस का शेयर क्यों गिरा इतना ज्यादा? एक तो मार्केट ट्रेंड थोड़ा बेरिश है ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मार्केट ट्रेंड थोड़ा बेयरिश है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज रिलायंस में भी कुछ अपना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अच्छा कोई मुझे बताओ ना सर, किसका अपडेट है? मैं देखता हूँ आप लोगों में से सभी कोई बहुत अपडेट रहते हो। रिलायंस की गिरने के पीछे का व्हाट इज द मेन रीजन? मतलब मैं फंडामेंटल रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब फंडामेंटल टेक्निकल का एक मिक्स्ड अप रीजन है कि रिलायंस का शेयर क्यों गिरा है इतना ज्यादा। अगर लास्ट दिसंबर से आप देखोगे, दिसंबर 22 से धीरे धीरे इसके स्टॉक में आपको नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। मतलब चार्ट तो वही बता रहा है सर। क्या रीजन है इसका? किसने नीचे गिराया इसको? किसमें है इतना दम जो रिलायंस को नीचे गिरा दे? इतना पैसा है, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतना वैल्यूएशन है मार्केट में। चलो सर मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, इसमें चार्ट बहुत कुछ कहता है। चार्ट बहुत कुछ कहता है। चार्ट सिर्फ मिनट का बात नहीं करते। चार्ट मिनट का बात करता है, चार्ट आवर का बात करता है, चार्ट डे वाइज बात करता है, चार्ट वीकली बात करता है, चार्ट मंथली बात करता है, और सबसे बड़ी चीज चार्ट अपकमिंग सिचुएशंस का भी बात करता है। तो जो चार्ट को समझे, जो चार्ट को देखते रहे, हाँ ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर खड़े रह के एकदम 3 महीने में क्या होगा ये बता दो, ये बहुत मुश्किल हो सकता है सर। कि आप तो अपकमिंग 3 मंथ्स में जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े एनालिसिस कंपनी भी नहीं बता सकता। ठीक है, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े एनालिसिस कंपनी भी नहीं बता सकता, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क कि रिलायंस का शेयर 2700 से नीचे गिर के 2100 में आ जाएगा। मुझे इतना जितना दिख रहा है कि 2100 में ये सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2100 में सपोर्ट जोन बनाने का कोशिश कर रहा है, और 2300 में रेजिस्टेंस, मतलब शॉर्ट टर्म बता रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट टर्म में 2300 को सपोर्ट बनाने का, रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश चल रहा है इसका, और 2100 में इसका आपका सपोर्ट जोन बनने का कोशिश चल रहा है। ठीक है। अब सर चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं, बट फिर भी बात करते करते मतलब दिमाग में आ गया। जो लोग समझते हैं थोड़ा बहुत उनको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे गिरने के पीछे का रीजन मेनली है कि रिलायंस के स्टॉक में काफी दिनों से जो एफआईआई होल्डिंग है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका अच्छा खासा होल्डिंग है सर। ठीक है। और वो रिलायंस के शेयर में कोई नया ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है इनको। स्पेशली स्पेशली रिलायंस का जो टेलीकॉम बिजनेस है उसमें ग्रोथ तो है, बट रिसेंट ग्रोथ नहीं नजर आया। रिसेंट ग्रोथ नहीं नजर आया। इसीलिए काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर को सेल लगाया है। और वही सेल लगते 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 रिसेंटली भी, इवन अगर आप, मैं आपको दिसंबर का बात छोड़ देता हूँ, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग का बात भी छोड़ देता हूँ, आप मार्च में ही देख लो। आप मार्च में ही देख लो सर। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैंडल स्टिक का दम देखो सर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है सर। कैंडल स्टिक का दम देखो सर। कैंडल स्टिक को जो पहचाने, ठीक है, उसका जिंदगी बदल जाए सर। सर आप पहले बता देते रिलायंस में आज बाई कर लेते। हो सकता है किसी ने किया हो, और अगर किया है आपने शॉर्ट टर्म में, अच्छा किया सर, बिल्कुल अच्छा किया। इसके पीछे मेन रीजन था, ये देखो सर, रिलायंस लास्ट कुछ दिनों से लगातार डाउनग्रेडेशन में है ना? लगातार डाउनग्रेडेशन में है, और फिर यहाँ पर एक कौन सा कैंडल बना है सर? एक बियरिश, सॉरी बुलिश। शूटिंग हमारे ना हाँ वही तो बोलो हमारा सर। कुछ हाँ ये हमारे को जो बना है सर, है ना? हल्का फुल्का, हल्का फुल्का चलता है रे बाबा, इतना तो चलता है। हाँ, एकदम चलता है। 0.2%, 0.3%, 0.03% चलता है। ठीक है, मारूबोजू है। तो एक बुलिश मारूबोजू होके लास्ट दिन ये, मतलब आज का हो गया सर। ठीक है। यहाँ पर एक आपको हैमर जैसा नजर आ रहा था। हाँ, एक हैमर नजर आ रहा था, और जैसे ही हैमर आया उसके बाद आप अभी तक आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बुलिश मारूबोजू बना है। तो बुलिश मारूबोजू बनने के पीछे दो रीजन हो सकता है। एक तो मार्केट पॉजिटिव रहा अभी सुबह से अगर आप देखोगे, मैं आपको मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो मिनट के चार्ट में ये देखो सर, 9:30 से लेके, हाँ हाँ बोलो। ডোভি হয়ে তো তারপরে আপওয়ার্ড মানে আপ হয়েছে। দেখো একটা होता ডোভি है, होता है, मिनट है। মিনিটে দেখো कहाँ चला गया? एक मिनट।
ये वाला, हाँ, एक दोजी बन के फिर आप हुआ है, हाँ सर, दोजी प्रॉपर दोजी नहीं, लास्ट दिन, अब मतलब लाइक ए हैमर, हाँ, लाइक ए हैमर, हैमर दोजी मिक्स्ड अप, और थोड़ा गैप अप हुआ है, अब ये होना ही था, ये होना ही था। अब एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह अगर आप सोचोगे, ठीक है, जो मार्केट एनालिसिस करते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में मेरे नज़र में न्यूज़ आया, तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो आपको आज रिलायंस से ही दिखाते हैं कि क्या खेल है। मैं रिलायंस को मैं कुछ दिनों से मैं भी फॉलो कर रहा था, ठीक है, और मैंने ट्रेड लेके भी रख लिया। सो मैं भी सोचा कि देखते हैं कि रिलायंस में क्या होता है, आप लोगों को भी बताते हैं। यहाँ पर पूरा स्टोरी तो दिया नहीं है, पर इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि रिलायंस का क्या बताना चाहता है कि फाइनेंशियल मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, इनके कारण ही रिलायंस वीक हुआ है। ये किसका मानना है? टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है, लेकिन ये मानना ऐसा नहीं हो गया। ये जान मतलब ये रेगुलर मार्केट को रीड करके ही आपको बता रहा है, ठीक है। इंडिया's most valuable company ended a 19-month low on Monday as foreign investors selling and worries about growth in its new business। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को करंट बिजनेस मॉडल में ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है। सो ऑब्वियस बात है कि सर टेक्निकल के साथ साथ ये लोग फंडामेंटली इसको सोचा है, मतलब टेक्निकल तो बाद में हुआ रे बाबा, इसका सोच जो है वो फंडामेंटल लेवल में है, क्योंकि ये बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचा, और बिजनेस ग्रोथ इज नॉट द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सो इनका मेन जो सोच था वो फंडामेंटल था, तो फंडामेंटली इनको बिजनेस में न्यू ग्रोथ नजर नहीं आया। किसे? एफआईआई को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। अब देखो, एक टेक्निकल इन्वेस्टर, एक टेक्निकल ट्रेडर, ठीक है, जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हैं, उनको अगर रिलायंस में, जैसे आज मॉर्निंग में जिन लोगों ने रिलायंस पे ट्रेड लिया वो अच्छा पैसा कमाया, नो डाउट पैसा कमाया, नो डाउट पैसा कमाया। अब यही तो होता है अपॉर्चुनिटी, छक्का लगाने का, क्योंकि रिलायंस 19 मंथ लो में जा रहा था। तो ऑब्वियस बात है कि ट्रेडर के लिए, मतलब एक, मतलब बोलते हैं ना लॉलीपॉप, जैसे क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं कि कवर ड्राइव मारने के लिए अगर बॉल ओवर पिच हो जाए, ओवर पिच बोलते हैं इसको, है ना, मतलब ओवर पिच बॉल दे दिया तो वो तो ड्राइव तो मारेगा और 4 छक्का तो होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही ट्रेनिंग के लिए ओवर पिच बॉल था, जो आज सुबह से देखने को मिला है। और जो भी ट्रेडर पोजीशन लेके बैठा था कि आज ना छोड़ेंगे दम दमादम, और वो छोड़ा नहीं, नो डाउट नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा मौका ट्रेडर तो नहीं गवाते, ठीक है। अच्छा सर, जो लॉन्ग टर्म करेगा वो क्या सोचेगा? सर उसको तो बिजनेस के मॉडल के बारे में सोचना है। जैसे एफआईआई इज नॉट इंटरेस्टेड इन करंट बिजनेस मॉडल, सो वो लोग छोड़ दिया। लेकिन आप बोलोगे तो फिर वो छोड़ के चला गया तो मार्केट तो गिरा है ना सर, ऑब्वियस बात है कि क्योंकि वो छोड़ के गया है तो मार्केट में आपको नेगेटिविटी नजर आया है, और उसका असर भी आप सभी को मेरे साथ साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये रिलायंस है, क्योंकि ये रिलायंस है, गिरने के बाद एक सर्टेन लेवल में आके, ऐसा नहीं कि रिलायंस को तुम एक ही बार में नकार सकते हो। एफआईआई कितना भी कोशिश कर ले, रिलायंस के बिजनेस के बारे में वो कितना भी नेगेटिव सोच ले, वो रिलायंस को कंप्लीट लेवल पे नेगेटिव नहीं सोच सकता। जैसे हिंडनबार्ग अदानी के बारे में कितना भी नेगेटिव रिपोर्ट फैला दे, क्या सच में हिंडनबार्ग ने अदानी को नेगेटिव कर पाया कंप्लीट लेवल में? नहीं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, रिलायंस के केस में देयर इज नो प्रॉब्लम। रिलायंस के केस में मेन बात है कि अभी कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो एफआईआई छोड़ के जाने का बात किया। लेकिन हाँ, अब बोलेंगे सर एफआईआई का क्या अच्छा खासा होल्डिंग है रिलायंस पे? आंसर इज यस। रिलायंस में, रिलायंस होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे तो आपको इसका डेटा मिल जाएगा रिलायंस के वेबसाइट में। मैं जस्ट एक रफली आपको दिखाता हूँ, कोई भी वेबसाइट यूज करके, रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें एफआईआई होल्डिंग कितना है आप जरा देख लो एक बार। इकोनॉमिक टाइम्स मेरे सामने आया तो मैं उसी से दिखा दे रहा हूँ आपको। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जस्ट लुक एट सम, मतलब अंबानी एंड फैमिली के पास है करीब 49.11%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है 22.85, 23% शेयर होल्डिंग है सर। तो रिलायंस के मार्केट कैपिटल के हिसाब से, रिलायंस के मार्केट कैपिटल के हिसाब से 23% तक ह्यूज शेयर अमाउंट है। और जो अल्टीमेटली ये लास्ट 1 महीने से 2 महीने से रिलायंस को धीरे धीरे सेल किया, और उसके इफेक्ट हमें रिलायंस पे देखने को मिला है, ठीक है। ऐसे पहले भी मैं देखा था, बट क्या है ना, रोज याद नहीं रहता है सर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम लोगों को सिलेबस भी फॉलो करना पड़ता है, दैट्स वाई। ओके सर, सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना?
कि चार्ट पैटर्न आपको क्या दे सकता है। अब जो बोलेगा सर हमको चार्ट पैटर्न सब आता है, सब आता है, तो फिर कमाल करो ना। मतलब आता एक चीज होता है और उसको अंदर से समझना एक दूसरा चीज होता है। ठीक है, तो आपको ना अंदर से समझना है, चार्ट बनने के पीछे भी कुछ कहानी होगा, आपको उस कहानी को ढूंढना चाहिए। मतलब देखो दो बातें यहाँ पे, दो स्टोरी मिक्स होता है। ठीक है, दो स्टोरी मिक्स होता है। एक, सबसे पहला बात ध्यान से सुनना सर। ठीक है, मैं चार्ट समझता हूँ, बहुत बड़ी बात, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, चार्ट समझते हो, इसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो भी। ठीक है सर, हमें चार्ट समझ में आता है, सर मारूबुजू फॉर्म हुआ है, सर दोजी फॉर्म हुआ है, सर हैमर फॉर्म हुआ है, बहुत अच्छा, सर ट्रेड ले लेते हैं, ले लो सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आपको डबल सैंग्विन होना है, अगर आपको मार्केट में और अच्छा मतलब पॉजिटिव स्टांस के साथ रहना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट डाउन क्यों गया है, तो क्यों गया है। ऐसे देखो रिलायंस जैसे थे कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, कितना अनपॉपुलर स्टॉक भी होते हैं, उनके पीछे भी तो कुछ ना कुछ बेकार रीजंस रहता है ना। कई बार मार्केट में मैनिपुलेशन भी चलता है, आपको वो सब चीजें बाइफरकेट करना आना चाहिए। अब मैं आपको क्या बोला, दो कहानी, एक चार्ट की कहानी, एक फंडामेंटल कहानी। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को रिलायंस में ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है, तो ये एक फंडामेंटल कहानी हो गया जिसके पीछे वो लोग सेल करना चालू किया। और जैसे ही वो लोग सेल करना चालू किया, रिलायंस के चार्ट में अगर आप देखो, जैसे ही वो लोग सेल करना चालू किया, रिलायंस के चार्ट में लगातार लास्ट 5-7 दिन का भी अगर आप देखोगे, तो धीरे धीरे वो गिरने लगा, धीरे धीरे गिरने लगा। पहले आपको एक पेपर अम्ब्रेला जैसा कुछ नजर आया, ये देखो सर, पहले आपको एक पेपर अम्ब्रेला जैसा कुछ नजर आया, और उसके बाद धीरे धीरे मारूबुजू फॉर्म हुआ, और फिर गैप डाउन देके वो मार्केट को नीचे लाया, और आज देखो एक गैप अप दिया हल्का सा, क्योंकि वही 19 मंथ लो दिख गया ना ट्रेडर को, एकदम कवर ड्राइव करने वाला, एकदम लॉलीपॉप जैसा उनको लगा, और वो लोगों ने ट्रेड लिया, और मार्केट में जो आज जो हुआ है सर, मतलब ऑलमोस्ट 2200 में पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट 2200 में पहुंच चुका था, वहां से 59 पॉइंट गेन कर लिया। आप समझ सकते हो कि क्या गेन हो चुका है सर। ऐसा हर स्टॉक में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा हर स्टॉक में कुछ ना कुछ होता है। तो आपको दो कहानी मिक्स करना आना चाहिए कि क्यों गिरा है इतना ज्यादा, इसके पीछे ऑब्वियसली तो पहले फंडामेंटल रीजन काम किया बैकग्राउंड में, और उसका इफेक्ट आपको चार्ट में नजर आया। फंडामेंटल बैकग्राउंड में है जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप अगर ये बात को समझ जाते हो कि अच्छा, मतलब एक कब समझ में आना चाहिए, यहाँ पर तो पेपर अम्ब्रेला देख के भी समझ सकते हो कि क्यों पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ है। क्योंकि जब पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ था, तब भी ट्रेडर का माइंड सेटअप काम किया था सर। ठीक है, आपको मैं सारा चीज इसीलिए एक एक करके मैं बताऊंगा कि एक एक कैंडल स्टिक्स आपके लिए क्यों वाइटल है। क्योंकि एक एक कैंडल स्टिक के पीछे अल्टीमेटली मार्केट में जो ट्रेड ले रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनका मानसिकता, उनका मेंटेलिटी उसके अंदर छुपा रहता है। अब यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल का मेंटेलिटी तो कभी भी चेक नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या कहना चाहता है, उनके पीछे क्या फंडामेंटल कॉज है या क्या शॉर्ट टर्म कॉज है, वो अल्टीमेटली चार्ट के जरिए निकल के आता है। सो अगर आप इस चीज को समझना चालू कर देते हो ना, तो मार्केट में एज ए ट्रेडर भी अपना झंडा गाड़ लेते। सर बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? एकदम जड़ का बात कर, एकदम बेसिक बात कर। হ্যালো, তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে? হ্যাঁ স্যার। ठीक है सर, इसीलिए इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ कैंडल, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ कैंडल, जैसे सम ऑफ द मोर पॉपुलर कैंडल, दैट इज मारूबुजू। मारूबुजू में भी देयर आर टू टाइप्स, द bearish as well as bullish, doji, spinning tops, paper umbrella, hammer, hanging man, shooting star। ठीक है, वैराइटीज काइंड है। ठीक है, तो ये सब सिंगल कैंडलस्टिक्स में बहुत ही पॉपुलर है। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसको अच्छे से समझ जाते हो, सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक, और भी नाम है, और भी कैंडलस्टिक का नाम है, बट सारा जरूरी नहीं है अभी। अगर आप सिर्फ इतना को अच्छे से जानते, तो मैं लास्ट में कुछ एडिशनल नोट आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको और भी कैंडल्स के बारे में कुछ बता दूंगा। ठीक है, लेकिन दीज आर मेन, सिंगल में तो ये मेन। इसके साथ साथ मल्टीपल कैंडल, मल्टीपल में क्या क्या है, वन ऑफ द सबसे पॉपुलर माना जाता है, मुझे बहुत पसंद आता है सर,
मुझे दो बड़ा पसंद आता है। एक आपका इंगल्फिंग पैटर्न मुझे बहुत पसंद आता है, और इंगल्फिंग के साथ साथ हरामी भी मुझे पसंद आता है। ठीक है, हरामी मतलब जिसमें वो माँ के पेट में बच्चा, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वोमेन का कॉन्सेप्ट है हरामी। और इंगल्फिंग पैटर्न जो है ये भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक बड़ा कैंडल छोटा कैंडल को ढक लेते हैं अपने अंदर। सर कैसे ढक लेता है वो बताएंगे सर। इसके साथ साथ डार्क क्लाउड कवर है, पियर्सिंग पैटर्न है, ठीक है। ये और भी चीजें हैं जो आपको मैं आगे आगे बताऊंगा, कुछ एडिशनल नोट्स बताऊंगा। कुछ चीजें आपको इस नोट्स में नहीं मिलेगा जो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो रेडी रहिए हर चीज को समझने के लिए। तो सर चलिए सर, मारूबुजू में जो लास्ट दिन जिस पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कशंस करना ऑफ किए थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, कुछ होते हैं मार्केट को लेके ही सारा बात करते रहना, लेकिन मार्केट को लेके बात करते रहेंगे ना तो वो नेवर एंडिंग एक मतलब डिस्कशंस हो जाएगा। उसमें अल्टीमेटली आप बहुत कुछ सुनोगे बट उसके पीछे का रीजंस को कभी नहीं पहचान पाओगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ मार्केट को लेके ही बात करते हैं, ये वाला स्टॉक देखो वो वाला स्टॉक देखो, लेकिन दैट इज नॉट एनफ, बिकॉज वो जड़ का बात नहीं है। वो कभी भी रूट लेवल को स्ट्रांग नहीं करेगा। अगर आपको रूट स्ट्रांग करना है तो आपको बैकग्राउंड में जाना है, टेक्निकल के बैकग्राउंड में, फंडामेंटल के बैकग्राउंड में, तभी जाके आप अपना रूट को स्ट्रांग कर सकते हो। और अल्टीमेटली जब समय आएगा तब आप अपने आप को और बना सकते हो। तो जैसे कि ये आपका बुलिश मारूबुजू था, जिसमें मैंने डिस्कशंस कर दिया था कि बुलिश मारूबुजू ओपन लो हाई क्लोज इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आप इस कैंडल को देख सकते हो। मारूबुजू कैंडल में जैसे ये केसीसी सीमेंट का, मैं लास्ट दिन लाइव क्लास में भी दिखाया था आप लोगों को, और ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ कैंडल, इसमें बहुत कुछ आपको समझने को मिला था। दैट इज ये जो एसीसी लिमिटेड का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड मिला था और उसमें एसीसी में आपको एक मारूबुजू दिखा था, फिर अगला कुछ टाइम पीरियड तक एसीसी सीमेंट में ग्रोथ नजर आया। ना क्वेश्चन इज दैट सर ठीक है कैंडल का बात समझ में आ गया, लेकिन जब कोई ट्रेड लेता है तो उसको ना एक डर रहता है। किस चीज का डर? डर ये है, मैं समझाता हूँ आपको। मानो कि मारूबुजू फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटली हुआ, ठीक है। अच्छा, मारूबुजू फॉर्म होने के लिए, अच्छा बुलिश मारूबुजू है तो ओपन कहाँ हुआ होगा? सर ऑब्वियस बात है कि ओपन यहाँ होगा, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जहां पर कैंडल का एंड पार्ट है, मतलब शैडो वाला पार्ट नहीं सर, शैडो के ऊपर वाला कंसेप्ट, ये कैसे कैंडल के एनाटॉमी में बताया था मैंने आपको, मतलब हाउ अ कैंडल फॉर्म, उसका एनाटॉमी भी डिस्कस किया था। सो नाउ पॉइंट इज दैट जब ये कैंडल बन रहा है, कितने में बन रहा है सर? मैं अप्रोक्सीमेटली एक डेटा ले रहा हूँ सर, से फॉर एग्जाम्पल 970 में ये बन रहा है। अच्छा यहाँ पर दिया है ओपन हुआ है 971.8, ठीक है। तो 971.8, 971.80 में मार्केट ओपन हुआ है और ये अपना क्लोज रहा है 1028 पे, ठीक है। सो ओपन अगर यहाँ है, हाई अगर यहाँ है, तो ऑब्वियस बात है कि कैंडल बुलिश बनेगा, और वही बना। और बुलिश बनने के साथ साथ या तो ये ग्रीन कैंडल नजर आएगा आपको, या तो आपको ब्लू, डिपेंड करता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ब्लू दिखा रहा है कि ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। इतना समझ लो कि ग्रीन और ब्लू सब्स्टिट्यूट करके यूज किया जाता है। ओके सर। नाउ नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर सामने आ रहा है कि सर, अब सवाल है सर, कैंडल देख के अगर ट्रेड लेना है, चार्ट देख के अगर ट्रेड लेना है ट्रेडर को, तो वो कहाँ ट्रेड लेगा? सर जो रिस्क टेकर है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो रिस्क टेकर है मतलब जिनको रिस्क लेने में बड़ा अच्छा लगता है, या फिर वो नॉर्मली उसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो रिस्क टेकर ट्रेडर है, ठीक है। तो रिस्क टेकर ट्रेडर ऑब्वियसली 1028 में ट्रेड लेगा, मतलब यहाँ पर बाय करेगा, क्योंकि वो बुलिश मारूबुजू दिखा है उसको, और वो मार्केट के बारे में बुलिश एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा है। और अप ट्रेंड भी ऐसे, मारूबुजू में ट्रेंड मायने नहीं रखता, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो सर कितना सारा बात याद रखना पड़ता है। ऐसे तो हर चीज में आपको ट्रेंड याद रखना पड़ता है कि व्हाट इज द प्रीवियस ट्रेंड। जैसे ये अगर मार्केट है तो ये ट्रेंड जो है ये बुलिश बेयरिश ट्रेंड है, और अगर यहाँ से मार्केट को देखोगे तो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड है। सो व्हाट इज द प्रायर ट्रेंड? प्रायर मतलब आगे का ट्रेंड। आगे का ट्रेंड क्या है ये ऑब्वियसली एक ट्रेडर को देखना चाहिए, लेकिन मारूबुजू ट्रेंड को ऑलवेज फॉलो नहीं करता, ऑलवेज फॉलो नहीं करता सर। सो मारूबुजू में ट्रेंड को थोड़ा सा इग्नोरेंट मैटर में देखना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसे होते हैं, एक अप ट्रेंड में अचानक से अगर
मारुबुजू आ जाए, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश, वो आपका पैटर्न को पूरा चेंज कर सकता है सिंगल हैंडेडली। वो आप ट्रेंड को डाउन में और डाउन ट्रेंड को आप में बदला सकता है। तो इन दिस केस ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको मैं डायनामिक करता हूँ। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप 1028 में बाई करो। सर टारगेट क्या रखेंगे? सर टारगेट के बारे में थोड़ा सा रुक जाओ, अभी टारगेट में बात नहीं करना है। आपको मान के चलते हैं सर, एक एग्जाम्पल के तौर पे टारगेट पे फिक्स किया जाता है सर, लेकिन मैं फिलहाल टारगेट को फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट को मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाई करते हो 1028 में, और अगर मानो आप टारगेट लेते हो 1040, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ क्वेश्चन इज दैट 1028 से मार्केट 1040 में जाएगा, इसमें आपके अंदर में खलबली मचा हुआ है, आप बड़ा जोशीला हो और आप ट्रेड ले लिए हो, वो भी जिस दिन मारुबुजू बना है उसी दिन। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो आप तो लॉस में जाओगे। अगर ये बैक ईयर में चालू हो गया तो मतलब अगर मार्केट 1028 से नीचे आ गया तो, अगर नीचे 990 की तरफ भागा तो तब तो लॉस में चले जाओगे सर। अब सर लॉस में जब जाएगा तो लॉस को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं। मतलब एक सर्टेन लेवल तक हम लॉस को खाने के लिए रेडी रहेंगे। अब कोई बोलेगा सर लॉस क्यों खाना है, बिजनेस करेंगे लॉस खाने के लिए क्या? सर एक प्रूडेंट ट्रेडर जो सच में एक ट्रेडर बनना चाहता है, उनको लॉस खाने का जिगरा होना चाहिए। जो डर गया सो मर गया। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉस खाने का जिगरा मतलब पूरा खा लो, ऐसा नहीं है। लॉस खाने का जिगरा मतलब एक सर्टेन लेवल का लॉस जो रीजनेबल है। अब हर एक कैंडल का अपना अपना रीजनेबिलिटी होता है, और कैंडल के अलावा भी स्टॉप लॉस लगाने का और भी कॉन्सेप्ट है। स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ कैंडल स्टिक्स वाइज भी नहीं होता। सबसे कैंडल स्टिक वाइज लॉस को मेंटेन करना, स्टॉप लॉस लगाना वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है, बट दैट इज नॉट एनफ। मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है, उससे भी और भी चीजें हैं जिसके ऊपर बेस करके भी स्टॉप लॉस को डिसाइड किया जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम कैंडल स्टिक्स में बात कर रहे हैं, तो मैं दूसरा पॉइंट में एक साथ बात नहीं करूंगा सर, ठीक है। मैं फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस पे कैंडल स्टिक के ऊपर बेस करके बात करूंगा कि मारुति आपको क्या स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोले। तो 1028 में अगर आपने बाई किया और 1040 में अगर आपने टारगेट फिक्स किया सर, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, टारगेट के पीछे भी कारण होना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं स्टॉप लॉस में बात करना चाहता हूं, तो टारगेट को मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया। तो अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको कहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हो ही सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना किया, जरूरी तो नहीं ना कि मार्केट ऑलवेज आपके हिसाब से चले। तो उस पॉइंट में आपको कहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप एक रिस्क टेकर बन गए, अगर आप एक रिस्क टेकर बन गए तो आपके लिए तो ऑब्वियसली, अच्छा जो रिस्क टेकर नहीं होगा, जो रिस्क एवर्स होगा, वो कहां पर ट्रेड लेगा? सर वो नेक्स्ट दिन सुबह लेगा, सुबह भी ले सकता है या नेक्स्ट दिन मोटा मोटी मिड पीरियड में भी ले सकता है, जब वो देखेगा कि नेक्स्ट दिन मार्केट बुलिश बन रहा है। जब नेक्स्ट दिन देखेगा कि मार्केट बुलिश बन रहा है तब लेगा। मतलब यहाँ पर 1028 पे जिसने लिया, वो नेक्स्ट दिन देखेगा कि क्या मार्केट सच में बुलिश होगा, तब 1028 को छोड़ के, से फॉर एग्जांपल 1028 ना, हाईएस्ट पॉइंट जो है क्लोज हुआ है 1028, तो मानो नेक्स्ट दिन 1032 में उसने बाई किया, ये रिस्क एवर्स करेगा, वो नेक्स्ट दिन तक वेट करेगा, नेक्स्ट दिन बुलिश होगा तभी खरीदेगा। सर ठीक है, बाई बटन समझ में आ गया, बाई समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द लॉस? सर जो मारुबुजू का लोएस्ट पॉइंट है वो लॉस रखना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मारुबुजू का लोएस्ट पॉइंट? सर दिस इज द मारुबुजू लोएस्ट पॉइंट 971.8। मतलब मार्केट अगर फिर से यहाँ से इधर ना जाके अगर इधर ही आ जाता तो कितना नीचे आ सकता है? तो नॉर्मली मारुबुजू का जो लो पॉइंट है, मारुबुजू का लो मतलब जो और थोड़ा सा नीचे, मतलब ये जो शैडो जहां बना है, मतलब 971 नहीं, तब आप 970 मान सकते हो, आप 970 मान सकते हो। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बाई कर लो आप 1028 में और स्टॉप लॉस लगा लो 970। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे क्या रीजन है सर? इसके पीछे रीजन इतना है कि अगर मार्केट रिवर्स रिवर्स गियर में मारेगा
मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है सर कि मार्केट जितने पॉइंट में ऊपर उठा है उतना पॉइंट में ही वो नीचे फटाक से आ जाए नेक्स्ट दिन सुबह ही, मतलब नेक्स्ट दिन का, ऐसा बहुत मुश्किल हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा होगा। तो ये पैटर्न में देखा गया है कि अगर वो भी जाता है, अगर वो भी जाता है तो जो लोएस्ट ऑफ द पॉइंट है मारुबुजू का, वो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो आप जब अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब आप ट्रेड लेंगे तब आपको स्टॉप लॉस मेंशन करने के लिए बोलता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग करते हुए। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, आप सभी के पास अगर ब्रोकिंग मतलब प्लेटफॉर्म है जो भी आप यूज करते हो, अगर कुछ नहीं यूज करते आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कुछ बता दूंगा कि आप ये पर्टिकुलर यूज करो, अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का कुछ है प्लेटफॉर्म जो अभी से आप लोग यूज करते हो तो फिर आप वहां से भी देख सकते हो। तो पॉइंट इज दैट जब भी आप बाय करोगे, बाई कर लो सर यहाँ पर 1028 में, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट फॉर बाई। ठीक है, इफ रिस्क टेकर के लिए। और अगर आपका, अच्छा सर टारगेट के बारे में कैंडल कुछ नहीं बता सकता, टारगेट अलग लेवल में सेट होता है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर बुलिश हो और आपका स्टॉप लॉस है 970, स्टॉप लॉस 970 क्यों, जो लोएस्ट ऑफ द कैंडल है वो आपको लगाना चाहिए। तो मारुबुजू का लोएस्ट है 970, दैट्स वाई आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 970। अगर मार्केट नीचे रिवर्स भी करता है तो आप 1028 में बाय करते हो और 970 मतलब 50 रुपीज, मैक्सिमम 50 रुपीज तक पर शेयर में लॉस खाने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज आपका ये मारुबुजू कैंडल थोड़ा ज्यादा ही लंबा है। बात समझ रहे हो सर? सर मारुबुजू थोड़ा छोटा होता तो वो गैप भी थोड़ा छोटा होता, लेकिन आपका कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट रीजनेबल है आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए। सो इस पॉइंट से क्या सामने निकल के आता है सर? अच्छा एक बात, सर मारुबुजू है या नहीं है कैसे पता चलेगा? सर मारुबुजू कैंडल का कॉपी बुक डेफिनेशन कहता है कि उसमें शैडो नहीं होता, लेकिन सर बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, दिस इज द सेकेंड रूल जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं कि एक तो प्रायर ट्रेंड देखना चाहिए, मारुबुजू के लिए प्रायर ट्रेंड एप्लीकेबल नहीं होता, एंड बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, मतलब हल्का फुल्का परसेंटेज ऑफ शैडो चलता है मारुबुजू। So with the occurrence of Marubozu, the expectation has turned bullish, and hence one would be a buyer of the stock. क्योंकि अचानक मार्केट में मारुबुजू आया है, वो भी बुलिश मारुबुजू, तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी छाया है और आप जा सकते हो, बाई कर सकते हो। As it is evident, candlesticks pattern do not give us a target. However, हम लोग आपको धीरे धीरे टारगेट कैसे फिक्स करना है उसके बारे में क्या रूल्स है मैं आपको आगे बताऊंगा। सर अभी तो बाई करना सीख लो, अभी तो बाई करना सीख लो, जैसे मैं आपको रिलायंस में स्टार्टिंग में बता रहा था। ठीक है, आज के स्टार्टिंग में मैं आपको रिलायंस में बता रहा था, तो अगर किसी को रिलायंस में ही बाई लेना है, ठीक है, तो आज सुबह जिन्होंने लिया, ठीक है, तो रिलायंस में उसने बाई लिया, ठीक है, रिलायंस ने उसने मानो 2200 में 2200 में मानो उसने बाई प्राइस लिया है, स्टॉप लॉस क्या रखेगा? ऑब्वियसली जो मारुबुजू का लोएस्ट पॉइंट है, जो मारुबुजू का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंशन करके यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हो। जो मारुबुजू का लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ रिलायंस में आज क्या हुआ है। अच्छा ये अभी का जो कैंडल आपको दिख रहा है ये मारुबुजू से थोड़ा बदल गया है सर, क्यों? क्योंकि समय थोड़ा और बदला है तो मारुबुजू पैटर्न चेंज होके कुछ कैंडल में शैडो थोड़ा ज्यादा आ गया, लेकिन फिर भी अगर मैं मानता हूँ कि ये मारुबुजू है 2 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल पर्पज, ऐसे तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग रख सकते हैं, बट ये कैंडल थोड़ा बड़ा हो गया जो मारुबुजू को एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं करता। और इसलिए आप देखोगे मिनट का कैंडल ओपन करके देखो, आप मिनट का या 5 मिनट का, ये देखो सिचुएशन कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। ये देखो सर 5 मिनट की अलग बात कर रहा है, ये देखो एक परफेक्ट बियरिश मारुबुजू बना है, और बियरिश मारुबुजू में एक बियरिशनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और उसके बाद मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड नजर आया है। मैं एग्जाम्पल को उस हिसाब से नहीं देना चाहता भाई, इसलिए मैं डे वाला कैंडल को लिया। तो डे कैंडल में अगर किसी ने इस पॉइंट पे अगर उसको लगा कि मार्केट में अप ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, तो वो अपना बाई बटन दबाएगा 2250 में, ठीक है, बाई बटन दबाएगा 2250 में 2250 में, और अपना स्टॉप लॉस मेंशन करेगा जो लोएस्ट ऑफ दी डे, जो लोएस्ट ऑफ द डे दैट इज 2217 पे, और फिर अगर वो लॉन्ग जाना चाहेगा तो यहाँ पर बाई करके अब टारगेट फिक्स करके आगे जाएगा। तो ये है बाई, ये है स्टॉप लॉस मारुबुजू के केस, मारुबुजू के केस।
जैसे यहाँ पर अगर आपको मैं मिनट का कैंडल दिखाया तो मिनट के कैंडल में आपने क्या देखा, मिनट के कैंडल में मैंने 5 मिनट दिया था ना सर, मिनट के कैंडल में आपने बियरिश मारुबुजू देखा। अब बियरिश मारुबुजू देख के अगर मार्केट के बारे में आपको इंट्राडे भी है, इंट्राडे चल रहा है, 5 मिनट का कैंडल है, अगर आपको मार्केट के बारे में बियरिश फीलिंग आ रहा है तो उसमें भी आप कैसे स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा अपर लेवल जब आप शॉर्ट करते हो, ठीक है। बियरिश देख के क्या करना चाहिए, नॉर्मली सोच ऐसा होता है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेल क्या है हम लोग इक्विटी डेरिवेटिव में पढ़ लिए सर, ठीक है। अच्छा मैं बहुत सारा बात एक साथ कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना सर? कोई डाउट है किसी के मन में कि क्या बात हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ सब? हेलो? না স্যার বুঝতে পারছি। ओके सर। जैसे देखो कि ये अपना मारुबुजू जब यहाँ पर बना है, अब मारुबुजू में ट्रेड नहीं लेना है सर, मारुबुजू बनने के बाद ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मारुबुजू ये बेयरिश है तो ये कंप्लीट कहाँ होगा सर, इसका ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ है और ये क्लोज यहाँ पर हुआ है, तो ओपन कहाँ हुआ है 2265 में, क्लोज कहाँ हुआ है 2256 में। सो आप आपका बाई रिस्क टेकर होने के नाते आप कहाँ बाई करोगे, रिस्क टेकर होने के नाते 2256 में बाई करो जब आपको दिख गया कि मारुबुजू बन गया। अच्छा अगर आप रिस्क एवर्स होते, अगर आप रिस्क एवर्स होते, देखो सर, तो रिस्क एवर्स होने के नाते आप नेक्स्ट कैंडल में भी बेयरिशनेस ढूंढते हैं। तो रिस्क एवर्स यहाँ पर मतलब देखो सर, एक 5-5 मिनट का ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, स्कैल्पर जो होते हैं ना वो 5-5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर रिस्क टेकर से अच्छा रिस्क एवर्स जो है ना वो जीत जाएगा, क्योंकि रिस्क एवर्स के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल भी बेयरिश होना चाहिए था बट वो बेयरिश नहीं हुआ। ऊपर से यहाँ पर एक डोजी बन गया, फिर यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बन गया, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहा है बट नॉट प्रॉपरली। तो ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं बना आपको ट्रेड के लिए। हाँ बोलो, बोल सर बोल। हाँ सॉरी सेल नहीं एक्चुअली, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया सर, बाई नहीं करना है सेल करना है, सॉरी। शॉर्ट सेल करना है ना, तो एक्चुअली वो सेल ही करेगा, तो वो सेल करेगा क्लोज में। हाँ बोल, हाँ बोल। हाँ ऑब्वियसली नॉर्मली जो मतलब जब नेगेटिव ट्रेंड में देखेगा तो शॉर्ट सेल के बारे में ही सोचेगा। सो 2256 में अगर वो सेल के बारे में सोच रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड के बारे में सोच रहा है। ऐसे डाउन ट्रेंड हुआ है बट देखो सर अगला 5 मिनट में ये प्रॉपरली नीचे नहीं गया सर, ऊपर से उल्टा हो गया, तो वो लॉस खा जाएगा। अगर वो सेल करता भी है तो नेक्स्ट 5 मिनट में उसका ट्रेड एग्जीक्यूशन पे अलग चीज हो गया। नेक्स्ट 5 मिनट में उसका ट्रेड एग्जीक्यूशन में 2256 में अगर वो सेल कर देगा और वो सोच रहा था कि वो बाई करेगा जब वो और थोड़ा नीचे जाएगा, है ना। लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, मार्केट क्लोज हुआ 2260 में, तो लॉस खा गया ना सर। 2256 में सेल करके अगर 2260 में बाई करेगा तो 4 टका लॉस हो गया ना ट्रेड पे, क्योंकि 5 मिनट का मैंने चार्ट देखा है, तो ये 5 मिनट का एग्जीक्यूशन। सर अगर कोई होल्ड करेगा तो, सर अगर कोई होल्ड करेगा, मान लो कोई 15-20 मिनट का कर रहा है तो 15 मिनट का कैंडल देखेगा ना। 5 मिनट के कैंडल के बेसिस में आप थोड़ी ना 15 मिनट होल्डिंग का बारे में सोचोगे, 5 मिनट के चार्ट में आप 5 मिनट का ही होल्डिंग सोचोगे, तो उस हिसाब से आप लॉस में चलते हो। तो ये कैंडल आपको प्रॉपरली ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मनाही कर रहा है, मतलब शॉर्ट सेल के लिए भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सेल भी करोगे तो भी तुम नेक्स्ट 5 मिनट में लॉस में ही हो। मतलब 2256 में सेल करके उसको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए था बोल, तो उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस पॉइंट पे, मतलब जो मारुबुजू का जो क्लोज पॉइंट है, तो मारुबुजू कहाँ क्लोज हुआ, मारुबुजू का सॉरी हाईएस्ट पॉइंट जो कहाँ हाईएस्ट है 2265, मतलब सेल करेगा 2256 में, टारगेट मान के चला था वो 2256 से 2250, एग्जांपल ले रहा हूँ, पर शेयर में 2251 मान के चलते हैं, 2251 5 टका पर शेयर में वो टारगेट रख रहा था, ठीक है। तो टारगेट रख के अगर वो 5 टका पर शेयर में प्रॉफिट करके करना चाह रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएगा तो ऑब्वियसली
नीचे मतलब हाईएस्ट जाने नहीं देगा वापस, तो उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अपर लेवल। तो 2265 में स्टॉप लॉस लगाएगा, जो मारुबुजू का हाईएस्ट पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है सर सबको? विश्व तथा बोलो सर। है सर। देखो सर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्या हर चीज में ट्रेड लेंगे तो हर बार हम স্যার তাহলে प्रॉफिट? এটা তো স্টপ লসটা রেজিস্ট্যান্স লেভেলেই লাগানো হলো না? स्टॉप लॉस, हाँ बेसिकली ये करंट रेजिस्टेंस हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेंड के हिसाब से, मतलब करेंटली तुम जिस पर्टिकुलर कैंडल को देख के तुमने ट्रेड लिया, उसका अप एंड डाउन इन फ्यू मिनट्स, या मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आप 5 मिनट की जगह 15 मिनट में ट्रेडर बनते हो, ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से आपका सोच कुछ अलग होगा, 15 मिनट के हिसाब से तुम्हारा सोच कुछ अलग होगा। सो तुम फिर 15 मिनट के लिए वेट करोगे, या फिर कई बार ऐसे भी होते हैं कि कोई बंदा क्या करता है कि 5 मिनट के कैंडल्स के ऊपर बेस करके भी 15 मिनट का ट्रेड ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप 5 मिनट का भी देख रहे हो, साथ में 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो तुम बात कर रहे हो, वो करंट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जब बात करते हैं तो वो ज्यादातर पोजिशनल पॉइंट में बात करते हैं, लेकिन यस कि मतलब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब जब तुम शॉर्ट शॉर्ट 5-5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, 3-3 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, 10-10 15-15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, तो अपकमिंग शॉर्ट पीरियड में तुम्हारा हाईएस्ट कितना जा सकता है, लोएस्ट कितना तक आ सकता है, तो उसमें कैंडल स्टिक्स अपने आप में ही तुम्हें स्टॉप लॉस मेजर करने का मौका देता है। जैसे कि हम लोग मारुबुजू में बात कर रहे हैं, तो मारुबुजू भी आपको स्टॉप लॉस मेंशन करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखा ना सर? इसीलिए जो रिस्क टेकर होगा वो मारुबुजू डे में ही ट्रेड लेगा। लिखा है यहाँ पर, आप क्लियरली रीड कर सकते हो। द रिस्क टेकर वुड बाय द स्टॉक ऑन द सेम डे एज द मारुबुजू इज बीइंग फॉर्म्ड। However, the trader needs to validate the occurrence of a मारुबुजू। लेकिन हाँ, उसको 3:30 तक वेट करना चाहिए कि मारुबुजू बना है कि नहीं। मतलब अगर डे कैंडल देख रहा है वो, तो अगर वो डे कैंडल देख रहा है 3:30 वो देखेगा वो। सर अगर वो मिनट कैंडल देख रहा है तो अब आप जैसे मिनट मिनट में चल रहे हो, उस मिनट के हिसाब से मिनट के क्लोज में देखो, 5 मिनट के क्लोज में देखो कि आपका जो भी पैटर्न है वो बना है कि नहीं। So around 3:20 p.m. one needs to check if the current market price is approximately equal to the high price of the day and opening price of the day is approximately equal to the low price of the day. If this condition is satisfied, then you know the day is forming Marubozu and therefore you can buy the stock around the closing price. जिस दाम पे क्लोज हो रहा है, अगर मानो यहाँ पर 100 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 90 में क्लोज हो रहा है, ठीक है, या 80 में क्लोज हो रहा है, तो और मारुबुजू भी बना है, सो आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर 80 में बाई कर सकते हो। तो रिस्क टेकर नॉर्मली क्या करता है, मारुबुजू डे में ही खरीदेगा। तो उनका सिंपल कॉन्सेप्ट काम करता है, बाय ऑन स्ट्रेंथ सेल ऑन वीकनेस, बाय ऑन स्ट्रेंथ सेल ऑन वीकनेस। सर जो भी बायर होता है वो हमेशा यही कॉन्सेप्ट में चलता है, जो भी बायर होता है उनका यही कॉन्सेप्ट चलता है, बाय ऑन स्ट्रेंथ सेल ऑन वीकनेस। अच्छा, जो शॉर्ट सेल करता है वो भी वही करता है वो वीकनेस देखेगा तो सेल करेगा। जैसे रिलायंस में एफआईआई ने सेल किया, एफआईआई ने सेल किया तो वीकनेस देखा तभी ना सेल किया उन्होंने, रिलायंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रिस्क एवर्स क्या करेगा सर, वो नेक्स्ट डे करेगा, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो रिस्क एवर्स यहाँ करेगा नेक्स्ट डे, मतलब मारुबुजू जिस दिन बन गया उसके नेक्स्ट दिन देखेगा। मतलब मारुबुजू यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, मारुबुजू यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, इस दिन नहीं करेगा वो कब करेगा, नेक्स्ट दिन, जब वो देखेगा कि नेक्स्ट दिन भी बुलिश फॉर्म हो रहा है। द ट्रेडर वुड बाय द स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज the day after the pattern has been formed. However, before buying, the trader needs to ensure that the day is a bullish day and to comply with the rule number 1. Rule number 1 क्या है? This means risk averse buyer can buy the stock only around the close of the day. मतलब नेक्स्ट दिन के क्लोज के आसपास में ही वो नॉर्मली लेता है। लेकिन हाँ, जो रिस्क एवर्स होते हैं वो कई बार डिसएडवांटेज में पड़ जाते हैं। बाय द डे नेक्स्ट डे बाय प्राइस इज वे अबव द सजेस्टेड बाय प्राइस and therefore the stop loss is quite deep. However, the trade of the risk averse trader is buying only after doubly confirm that the bullishness is indeed established. मतलब मैं आपको समझाता हूँ।
ये जो ट्रेड है यहाँ पर, ये एशियन पेंट से लिया गया था। अगर आप इस पर पैटर्न को भी देखोगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा। रिस्क टेकर कहाँ ले लिया सर? रिस्क टेकर मारुबुजू डे में ले लिया, यहाँ पर। तो अगर यहाँ ले लिया ट्रेड, तो फिर अगर वो अगला 5 मिनट तक भी होल्ड करेगा तो प्रॉफिट, या फिर अगर अगला 10 मिनट तक भी होल्ड करेगा तो भी प्रॉफिट, 15 मिनट तक भी होल्ड करेगा तो भी प्रॉफिट। ये मोस्ट प्रोबेबली डे पैटर्न है, ये डे पैटर्न, ये डे चार्ट है सर। तो अगला 3 दिन में उसने प्रॉफिटेबल कर लिया। लेकिन जो रिस्क एवर्स होगा, जो रिस्क एवर्स होगा, जो रिस्क एवर्स होगा, वो नेक्स्ट दिन जब देखेगा कि बुलिश कैंडल बन रहा है, अराउंड द क्लोज ऑफ द डे यहाँ पर बाई करेगा। मतलब उसका बाइंग प्राइस रहेगा, मतलब जो रिस्क टेकर है उसने बाई किया था 466 में, जो रिस्क एवर्स है वो ऑलमोस्ट खरीद रहा है 485 के आसपास। और फिर जब मार्केट में बाई वो लोग सेल करने का सोचा, तो इसने सेल किया 510 में और इसने भी सेल किया 510 में, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 50 रुपीज पर शेयर कमाया, तो इसमें ऑलमोस्ट 30 या 25 रुपीज पर शेयर कमाया। कौन? रिस्क एवर्स। लेकिन हाँ, दोनों ने प्रॉफिटेबल ट्रेड किया, दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड किया। तो रिस्क टेकर भी कमा सकता है, रिस्क एवर्स भी कमा सकता है। बट ऑब्वियस बात है कि रिस्क टेकर का और रिस्क एवर्स का दोनों ने अगर बुलिश में रह गया सर, तो रिस्क टेकर ज्यादा इनकम करेगा, रिस्क एवर्स कम इनकम करेगा। लेकिन सर क्या इसका मतलब यही है कि ऑलवेज रिस्क एवर्स बनना चाहिए, रिस्क टेकर बनना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट के लिए? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। रिस्क एवर्स भी कई बार सही निकल जाते हैं। लुक एट सर, ये वाला पैटर्न देखो। अब ऐसा पैटर्न आपको मैं लाइव मार्केट से भी ढूंढ ढूंढ के दिखा सकता हूँ, बट क्या है ना, उसमें समय लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट से दिखा दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मार्केट में बैठे बैठे देख सकते हो कि कहाँ पर मारूबुजी बना है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्योंकि मारूबुजी में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मतलब पैटर्न किस तरह से अलग हुआ है, ठीक है, पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि ये भी मार्केट से लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट है। तो जस्ट लुक एट दिस, ये मारूबुजी बना है ना सर, एसीसी सीमेंट का है। मारूबुजू बना है कि नहीं बना है, बोलो। हेलो, बुलिश है सर। मारूबुजू फॉर्म हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज दैट बुलिश मारूबुजू देख के ट्रेडर को क्या हुआ? ट्रेडर को एकदम मतलब लॉलीपॉप जैसा फीलिंग आ गया। चलो मारूबुजू फॉर्म हुआ है, बुलिश है, तो चलो मार्केट बढ़ेगा, बाई करते हैं। अब वो क्या करेगा, कहाँ बाई करेगा? यहाँ पर बाई कर लेगा जब मार्केट क्लोज होगा, है ना, जब मार्केट क्लोज होगा वहां बाई कर लेगा। तो अगर मानो जैसे यहाँ पर दाम दिख रहा हूँ मुझे 1110 1110 में, अगर पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद भी लेता है, और वो मानो कि अगला 10-15 मिनट के लिए होल्ड किया था, तो अगला 10-15 मिनट में अगर तुम देखोगे तो मार्केट, या फिर अगला 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 डेज या 2 सेशंस के लिए उसने होल्ड किया, तो उसका क्या क्या हालत हुआ सर? प्रॉफिटेबल हालत हुआ कि लॉस हुआ सर उसको? मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया? लॉस हो गया। वो लॉस ट्रेडर बन गया सर। अब यहाँ पर रिस्क एवर्स जीत गया सर। यहाँ पर रिस्क एवर्स का माइंडसेट अब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि रिस्क एवर्स जो होते हैं वो नेक्स्ट दिन भी वेट करेगा, वो नेक्स्ट दिन भी वेट करेगा कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने। अच्छा, क्या रिस्क एवर्स ऑलवेज अपना रिस्क को कवर कर सकता है? नहीं सर, ऐसा जरूरी थोड़ी है। लेकिन रिस्क टेकर से भी तो बेहतर होगा अगर मानो कि नेक्स्ट दिन का कैंडल मानो रेड ना होके ब्लू होता या ग्रीन होता, मतलब बुलिश होता, फिर उसके बाद भी मार्केट सेम हालत में रह सकता है। लेकिन फिर भी रिस्क टेकर से रिस्क एवर्स कॉम्पिटिटिवली लॉस कम करेगा, कॉम्पिटिटिव लॉस कम करेगा। या फिर वो नेक्स्ट दिन का कैंडल देख के वो ट्रेड लेगा ही नहीं, नेक्स्ट दिन का कैंडल देख के रिस्क एवर्स ट्रेड लेगा ही नहीं, है ना। So it's depend on your ability to analysis and also your character. अब देखो, कोई कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं पुराने प्लेयर के नाम लूं, अगर आप लोग सहवाग का खेला देखे हो क्रिकेट में, तो कुछ प्लेयर सहवाग टाइप का होता है। जैसे आज के डेट में अगर मैं सहवाग के साथ कंपेयर करूं, तो इट्स लाइक रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, है ना। इनको अगर बॉल मिलता है तो ये लोग मारता है, ये नहीं देखता कि कैच होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन इन लोगों का बल्ला चलता है, पूरा क्रिकेट स्टेडियम खड़े खड़े देखता है इनको, और कुछ नहीं कर पाता। कुछ होते हैं रिस्क एवर्स टाइप, जैसे कि पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं तो करंट कोच राहुल द्रविड़, ठीक है, ये बड़ा रिस्क एवर्स टाइप का प्लेयर थे, बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स, टू मच रिस्क एवर्स, ठीक है। या फिर आज के डेट में बोला जाए तो पुजारा,
ये लोग भी कई बार रिस्क ना लेके भी काफी मेहनत कर लेते हैं, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट टेकिंग अ रिस्क। विराट कोहली, अगर आप लोग रिसेंट मैच देखे हैं, रिसेंटली एक सेंचुरी किया ना, 186 किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो तो आप समझ पाओगे मार्केट को, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क एवर्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। सर विराट कोहली बड़ा बड़ा सिक्स लगा सकता है, उनके पास एबिलिटी है, वो T20 में भी वो चीज करके दिखाया है। बट रिसेंटली एक टेस्ट मैच चला ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई थिंक इंदौर में टेस्ट था, विराट कोहली ने 186 रन किया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक बताऊं मैं, कि विराट कोहली ने सिर्फ 15 चार लगाया इस पूरा मैच में, एक भी सिक्स नहीं लिया, सिर्फ 15 चार, मतलब चार मारा 15 बार, मतलब 186 रन में सिर्फ 60 रन बाउंड्री, और बाकी 120 रन 125 रन सिर्फ शॉर्ट रन लेके बनाया। तो बिना रिस्क लेके भी विराट कोहली, या फिर बहुत कम रिस्क लेके भी विराट कोहली सक्सेसफुल होकर दिखाया। तो स्टॉक मार्केट में भी आप लोग इस तरह का एबिलिटी को चूज कर सकते हो। इसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर हुआ था। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में एक मैच चल रहा था आई थिंक ब्रिस्बेन में, सचिन बार बार ना ऑफ साइड में आउट हो रहा था, मतलब सामने की तरफ, मतलब जब ऑफ साइड मतलब उनका सामने वाला जो हिस्सा है, जो क्रिकेट ना खेलते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो खेलता है वो समझ जाएगा। तो बार बार बैट में एज लग के स्लिप में कैच हो रहा था, बार बार। तो विराट सचिन ने सोचा कि एक काम करेंगे, हम सामने खेलेंगे ही नहीं, हम ऑफ साइड में खेलेंगे ही नहीं। तो क्या हुआ, सचिन ने पूरा ऑस्ट्रेलियन मैच में एक भी बॉल सामने के पैर में खेला नहीं, जो एक क्रिकेटर का नॉर्मल एबिलिटी होता है कि बॉल आएगा तो सामने खेलेंगे। सिर्फ जो बॉल उसके पैड में किया वही बॉल में वो खेला और सेंचुरी मारा। तो रिस्क एवर्ट्स भी टेक्निक होता है कमाने का। ऑलवेज रिस्क टेकिंग इज नॉट द ओनली वे टू अर्न। मार्केट कहता है रिस्क लेना पड़ता है, यस रिस्क लेना पड़ता है, पर जरूरत में कुछ रिस्क छोड़ना भी पड़ता है। तो इट्स फुल्ली यू कि आप कैसे देखते हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सर आप बता दो रिस्क लेके खेले कि रिस्क बिना लेके खेले। सर ये मेरे कहने पे नहीं, कुछ डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे। आप क्या हो, खुद को पढ़ो, खुद को समझो, उसके ऊपर आप काम करो। अच्छा सर, क्या कैंडल कभी कभी कुछ स्पेशल बात करता है? अरे सर बहुत स्पेशल बात करता है। कभी कभी कैंडल में अगर फंडामेंटल्स मैच कर जाए ना, जैसे आज का रिलायंस का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, फंडामेंटल्स मैच कर गया, सुबह 9:15 से वेट कर रहा था ट्रेडर कि हम आज बाई लगाएंगे रिलायंस पे, इसीलिए मार्केट में स्टार्टिंग में रिलायंस में वो दम दिखा, वो ट्रेडर के कारण, क्योंकि इतना गिरा है, 19 मंथ लो हुआ है, तो क्यों ना गेम करे सर। 9:15 बजा और रिलायंस पे सब बाई करना चालू करिए, तभी ना मार्केट ऊपर उठा है रिलायंस का स्टार्टिंग में। अरे रिलायंस स्टार्टिंग में क्यों ऐसे आपको तेजी, ये जो तेजी आज नजर आया आपको, ये तेजी क्यों नजर आया? हाँ, ये तेजी कहाँ से आया बोलो? वेट कर रहा था कि 19 मंथ लो है, अब तो कुछ होगा रिलायंस पे, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना सपोर्ट लेवल में घूम रहा था। सपोर्ट मोटा मोटी आप मान सकते हो 2100 समथिंग पे चल रहा है, न्यू सपोर्ट बना सकता है। बट रिलायंस है ना सर, FII सेल बना था, जो मैं आपको शुरू में बोला आज कि क्या फंडा काम किया है। तो ऐसी चीजों के लिए तो वेट करना ही चाहिए। तो ये था सर मारूबुजू में स्टॉप लॉस। अगर बुलिश होगा तो क्या होगा आपको मैं बता दिया। म्युच्युअल फंड रही हाँ बोलो। इंडिया मध्ये से म्युच्युअल फंड বসে রয়েছে म्यूचुअल फंड তো বসে গেছে স্যার ইনভেস্ট করার জন্য। हाँ म्यूचुअल फंड वाले लोग भी बैठ गया यस सर ऑब्वियसली। सर रिसेंटली मतलब रिलायंस का निफ्टी निफ्टी में रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है, आप लोगों में इंडेक्स में सिखाऊंगा। तो रिलायंस में रिलायंस जितना गिरा है, मतलब लास्ट कुछ सालों में, एक साल का अगर डेटा लिया जाए, लास्ट 1 ईयर में रिलायंस जिस तरह का मतलब मतलब रिटर्न जनरेट किया है, रिलायंस नीचे गिरा है लास्ट 1 ईयर में 14%, निफ्टी वहां पर गिरा है 6%। मतलब निफ्टी से भी ज्यादा वोलेटाइल रिलायंस रहा है लास्ट 1 ईयर। और इसका मेन रीजन FII है, क्योंकि रिलायंस के बिजनेस में कोई न्यू ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। और जहां पर कि रिलायंस में, रिलायंस निफ्टी का एक वन ऑफ द बिग वेटेज कंपनी, निफ्टी गिरा है लास्ट एक साल में 6%, लेकिन रिलायंस गिरा है 14%।
और जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से देखो सर, म्यूचुअल फंड कंपनीज का क्या है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, हमसे आपसे पैसा लेके, आप इसने बताया तो मैं एक बार एक बता देता हूँ आपको एक फैक्ट से। क्या नाम है, क्या नाम है, मेरे पास पराग पारिक का था। मतलब बेसिकली, तो ठीक है सर, मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा ना मैं आपको बताऊंगा। कहाँ क्या नाम से सेव करता हूँ, कई बार याद नहीं रहता है। अच्छा बाद में बताते हैं, छोड़ो। एक्चुअली मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा था कि अगर कोई म्यूचुअल फंड रिलायंस पे लास्ट 1 साल से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो म्यूचुअल फंड का भी नीचे 14% में गिरा होगा, है ना, और रिटर्न के लिए वेट कर रहा था कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है, तो रिलायंस तो 1 साल भी रिटर्न नहीं दे पाया। तो अब भी इस बात है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा अगर वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिलायंस में लगा के रखा है। मतलब म्यूचुअल फंड क्यों फेलियर करता है, इसको भी समझने के लिए इक्विटी मार्केट इनफ काम करता है ना सर। सर कहाँ से क्या चीज जोड़ रहे हो, अरे सर जोड़ोगे तो पूरा दुनिया जोड़ देंगे। सर आप अकेला क्या कर लोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग चाहे तो सब कुछ जोड़ सकते हैं, बस इच्छा होना चाहिए। आगे देखो सर, बुलिश मारूबुजू समझ में आ गया आप लोगों को, बियरिश मारूबुजू सर ये भी समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, ओपन हाई क्लोज एंड लो, ठीक है। बियरिश मारूबुजू क्या इंडिकेट करता है, देयर इज सो मच सेलिंग प्रेशर इन दिस स्टॉक और मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली सोल्ड एट एवरी प्राइस पॉइंट, जैसे कि रिलायंस में मैं आपको सुबह दिखाया during the day, so much so that the stock closed near its low point of the day. It does not matter what the prior trend has been. प्रायर ट्रेंड क्या है मायने नहीं रखता सर, बार बार बोल रहा हूँ। जैसे इस पॉइंट में देखो सर, कोई ट्रेंड नहीं था, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट एक साइडवेज में जा रहा था। बीपीसीएल का शेयर है, भारत पेट्रोलियम, मार्केट एक नॉर्मल साइडवेज बोलते हैं इसको, मार्केट साइडवेज में था, लेकिन अचानक से देखो रिलायंस पे, सॉरी बीपीसीएल पे सेलिंग प्रेशर चालू हो गया और ये एक बेयरिश मारूबुजू बनाया और उसके बाद मार्केट और थोड़ा नीचे आया, मतलब एक अचानक सेल प्रेशर, बहुत दिन से होल्ड कर रहे हैं, कुछ कुछ लग नहीं रहा है, स्टॉक में मजा नहीं आ रहा है, तो चलो सेल करते हैं। और अगर कोई फंडामेंटल ट्रिगर मिल गया कि कुछ नेगेटिव ट्रिगर, तो उसमें सेलिंग आ जाता है। जैसे पॉजिटिव ट्रिगर, जैसे पॉजिटिव ट्रिगर होता है जब, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव करता है, वैसे नेगेटिव ट्रिगर आपको नेगेटिव करेगा, सिंपल बात है। तो मार्केट क्या ट्रिगर देता है ये भी आपको परखना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर देता है। अच्छा कई बार ऐसे होते हैं मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं होता, तो ना तो पॉजिटिव ट्रिगर दिखता है ना तो नेगेटिव ट्रिगर दिखता है, तो मार्केट तब साइडवेज में चलता है। मतलब एक सर्टेन लेवल में अप, एक सर्टेन लेवल पे डाउन, एक सर्टेन लेवल पे अप, एक सर्टेन लेवल पे डाउन, एक सर्टेन लेवल पे अप, एक सर्टेन लेवल पे डाउन। एक बेसिक खरीदना बेचना, एक बेसिक खरीदना बेचना, ठीक है, कुछ खास बात नहीं। खास कब होता है, कभी कुछ ज्यादा नीचे आ गया वो भी खास, कुछ ज्यादा ऊपर चला गया वो भी खास, ठीक है। तो ये सब चीजों को समझिएगा, ये सब चीजों को समझिएगा। और बुलिश मारूबुजू, बियरिश मारूबुजू भी कोई ट्रेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका एक मेन कैरेक्टर क्या है, एग्जाम में सवाल आता है, एनएससी के एग्जाम में आप लोग जब बैठेंगे तो आपको बियरिश मारूबुजू का अगर कोई डेटा दे दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बियरिश होगा कि बुलिश होगा। ओपन होगा 355 में, क्लोज होगा 341 में, मतलब जिस दाम में हाई ओपन हुआ है, हाई भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा और लो और क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। ओपन हाई सिमिलर पॉइंट में ऑलमोस्ट, एंड लो क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो वो एक बियरिश मारूबुजू फॉर्म करेगा आपके लिए। बाकी स्टॉप लॉस के बारे में मैं ऑलरेडी बता दी कि एक बियरिश मारूबुजू में आपको स्टॉप लॉस कहाँ ढूंढना चाहिए। बाकी आप नोट्स के अंदर भी सेम चीज देख सकते हो, सेम चीज देख सकते हो जो मैंने आपको अभी मार्केट के अंदर भी दिखाया। ये देखो सर, यहाँ पर एक बियरिश मारूबुजू नजर आ रहा है सर आप लोगों को, हाँ। प्रायर ट्रेंड ऐसे तो आप था, बट डजेंट मैटर सर, मेन बात है कि सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, जो लोग होल्ड कर रहे थे वो छोड़ के जा रहे हैं, जो होल्ड कर रहे थे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर चालू होगा। और जैसे सेलिंग प्रेशर चालू हुआ धड़ाधड़, जैसे रिसेंटली अदानी में हुआ है, कौन सा स्टॉक था रे, बहुत जोर का गिरा था, कौन सा स्टॉक था ये, सिप्ला का, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी ऐसा ही है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बहुत वॉलेटिलिटी नजर आता है।
अच्छा क्लियर की क्लियर नहीं बोल। तो जो रिस्क टेकर होगा बियरिश में क्या करेगा? जो रिस्क टेकर होगा वो कहाँ 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 पर सेल करेगा? यहाँ पर। जो रिस्क एवर्स होगा वो कहाँ सेल करेगा? वो नेक्स्ट दिन करेगा। रिस्क टेकर यहाँ करेगा। बाई करोगे कि सेल करोगे? बियरिश पे बाई करोगे कि सेल करोगे? फर्स्ट में सेल, बाद में बाई। बेसिकली ये शॉर्ट सेलर करता है। शॉर्ट सेलर बियरिश के लिए वेट करता है। जैसे कुछ लोग मार्केट के अप के बारे में सोचते हैं तो कुछ लोग मार्केट के डाउन के बारे में सोचते हैं। जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे ना, ध्यान से समझना बात को, जब ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तब वहां पर एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ठीक है, कॉल बाई सेल, पुट बाई सेल। ठीक है, तो ये कॉल बाई सेल और पुट बाई सेल आप तभी फटाफट आइडेंटिफाई कर पाओगे जब मार्केट के ऊपर आपका टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको उतना समय नहीं मिलेगा सर। मार्केट आपको मौका जब देता है ना, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के। मार्केट मौका देगा और उस मौके को तभी यूज कर पाओगे तब चार्ट पैटर्न दिमाग में एकदम छप गया हो, छप गया हो। हड़बड़ी नहीं करना है सर, समझना है, उसके बेसिस में प्रैक्टिस करना है और उसको रेगुलर बेसिस में ऑब्जर्व करना है और फिर अप्लाई करना है। कई बार तो कुछ ना करने से भी अच्छा होता है कि चुपचाप देखो क्या होता है, फिर जाके अप्लाई करो। फिर अप्लाई करके भी कुछ गलती होगा, फिर उस गलती से सीखो, फिर उसको सुधारो। इस तरह से लोग मास्टर होते हैं सर। हम लोग लोगों का सक्सेस देखते हैं और उनके पैरों में तले जो छाला पड़ता है, दिमाग में जो प्रेशर पड़ता है, वो कभी नहीं देखते। जो सक्सेसफुल होते हैं सर किसी भी फील्ड में, उसके पीछे का मेहनत आपको शायद नहीं दिखाई दिया हो, बट पीछे मेहनत होता है। तो रिस्क टेकर यहाँ पर सेल करेगा और रिस्क एवर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर या यहाँ पर सेल करेगा। और फिर बाई कब करेगा? तब उसमें टारगेट डिपेंड करता है ना, कि आप कितना दिन का टारगेट लेके चल रहे हो। जैसे जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को देखते हैं तो वहां पर आपके पास 1 वीक, 2 डेज, 3 डेज, 1 मंथ तक का टारगेट होता है ना सर? अच्छा 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी हो सकता है। क्योंकि जो लंबा समय के लिए ट्रेडिंग करते हैं वो नियर फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है ना सर। फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको लंबा समय के लिए लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आप लंबा समय के लिए टारगेट फिक्स करके चल सकते हो। लेकिन सर इतना दूर का सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। जितना दूर का सोच उतना थोड़ा मुश्किल, ट्रिकी हो जाएगा ना एनालिसिस। हमारे पास में क्या है कई बार यही समझ में नहीं आता है, तो दूर में क्या है वो समझना तो बहुत मुश्किल का चीज है। लेकिन समय के साथ साथ आपको ये भी पकड़ आ जाएगा सर, दूर का कैसे सोच पाएंगे। ऐसे तो मैं अभी भी आपको टारगेट फिक्स करना नहीं सिखाया, ठीक है, लेकिन सिखाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे सर। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट मार्केट में देखो, ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप आप लोगों के लिए है सर, आप लोग उसमें डिस्कस करो। मैं यही चाहता हूँ, काम का बात करो, एजुकेशन रिलेटेड बात करो, ट्रेनिंग रिलेटेड बात करो, जिसमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, पॉजिटिव बात करो। ठीक है, पॉजिटिव मतलब मार्केट गिरे वो भी बात है, मतलब जो चीज आपको कुछ सीखने को उत्साहित करे आप ग्रुप में इसको शेयर करो सर। इक्विटी डेरिवेटिव ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों के लिए। কথা কি বলছিলি বুঝতে পারলাম না, আমার কাছে ছিল ইন দ্য সেন্স। ও পরাগ পারিক, ফ্যাক্ট শিট স্যার। ফ্যাক্সিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরে নিয়ে নেবো। আচ্ছা তুই পাঠিয়েছিস কি আমাকে ফ্যাক্সিস? কথা আমাকে पराग पराग पारिक হ্যাঁ স্যার। पाठिए। अच्छा अच्छा, चलो कौथा ने जब भेजा तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। वो अभी दिखा रहा था ना आपको कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का बिजनेस में कैसे टर्मोइल होता है। वेट सर वेट, शो करता हूँ मैं आपको। ये चीज आपको म्यूचुअल फंड में भी हेल्प करेगा। जब आप किसी को म्यूचुअल फंड में सजेस्ट करोगे, ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा चीज है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट काफी एनफ होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे कि ना करे, एसआईपी करे कि ना करे, और एसआईपी करके कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिस ऑल आर वेरी वाइटल सर। और उसमें स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। चौथा ने मुझे फरवरी का फैक्ट शीट शेयर किया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सभी के देखा जाए, सबको दिख रहा है सर?
ये देखो, ये দেখা যাচ্ছে। है सर। अब ये म्यूचुअल फंड क्लास तो नहीं है सर, तो मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड में बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते हैं, इक्विटी होते हैं, डेप्ट होते हैं। तो जब सबको सारा पॉइंट में सिर्फ इक्विटी जानना ही इनफ नहीं होता। अलॉन्ग विद इक्विटी यू मस्ट हैव नॉलेज लाइक डेब्ट, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है, रियल एस्टेट फंड्स, इन्वेस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, उसमें नहीं जाना है। जैसे एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, बहुत पॉपुलर फंड रहा है सर, इक्विटी फंड है। फ्लेक्सी कैप बेसिकली इक्विटी फंड है, ये देखो लिखा भी है, ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ठीक है। ये भी लिख दें यहाँ पर, सुइटेबल फॉर जो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबल रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इक्विटी बेस्ड है ना सर। ऑलमोस्ट इस फंड में करीब 30,000 करोड़ का फंड मैनेज हो रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इतना लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ है सर, और फिर इसको मार्केट में लगाया गया अलग अलग कंपनीज में। इसमें देखो HDFC है, ITC है, बजाज है, ICICI है, HCL है, एक्सिस है, कोल है, मतलब कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हीरो मोटो, किसमें कितना परसेंटेज, मतलब इस अमाउंट का परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन इसमें लगाया जाता है सर। मतलब टोटल वैल्यू का ऑलमोस्ट 7.81% HDFC में लगा हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसी तरह से जैसे कि आपको मैं बता रहा था, अगर रिलायंस एक साल में रिटर्न नहीं दे पाया, तो ऑब्वियस बात है कि म्यूचुअल फंड भी रिटर्न नहीं दे पाएगा। मतलब एटलीस्ट अगर उसका रिलायंस में ज्यादा होल्डिंग है, तो इसको बोलते हैं। लास्ट दिन मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा था, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या सिखा रहा था सर, पोर्टफोलियो। कोई मुझे पूछ रहा था कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आई थिंक मुझे संपत पूछ रहा था। हाँ संपत, हाँ सर, हाँ सर। म्यूचुअल फंड कंपनी एग्जैक्टली इस तरह से डाइवर्सिफाई करता है अपना स्टॉक, इतना पैसा लेके दूसरे का अलग अलग फंड में लगाते हैं, अलग अलग स्टॉक में लगाते हैं। अब एक साथ सारा स्टॉक तो फेलियर नहीं होगा नॉर्मली, अगर हो भी जाता है तो सारे के सारे लेके नहीं डूबेगा। तो डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं, और आपको एक एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे देता है। ऑब्वियसली बैंक से ज्यादा हो, बैंक अगर आपको 6% देता है, तो आपका कम से कम उम्मीद रहता है कि म्यूचुअल फंड हमें 12% दे दे, है ना सर। अगर 15-20 मिल जाए अच्छा है। ये मोतीलाल, ये पराग पारी का ये स्टॉक जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट 4-5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। कहाँ मिलेगा पता है, ये देखो 2013 के इंसेप्शन से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17.52%। 2020 से देखोगे तो 22.86, मतलब 23%। लेकिन अगर 1 ईयर का रिटर्न देखोगे, लास्ट 1 ईयर में देखो 2.30%। तो 1 ईयर के हिसाब से अगर देखोगे तो इट्स अ वेरी लो रेट। 1 ईयर के हिसाब से इट्स अ वेरी लो रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। सो वेट, इन्वेस्टिंग है ना, म्यूचुअल फंड में बेसिकली इन्वेस्टिंग होता है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड भी करता है, ट्रेड भी करता है सर। म्यूचुअल फंड नहीं सिखाना है, छोड़ो। ऐसे जो लोग ऑलरेडी, जैसे पथा ने पूरा म्यूचुअल फंड कंप्लीट कर लिया, मुझे याद है। तो जब आप लोग भी धीरे धीरे करोगे ना म्यूचुअल फंड, तो आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सारा मार्केट चलता कैसे है सर। मैं आपको मारूबुजू तो बता दिया, दो तरह का, बियरिश एज वेल एज बुलिश। सर व्हाट अबाउट द ट्रेड ट्रैप, ट्रेडिंग ट्रैप होता है ट्रेडर के लिए। क्या ट्रैप है सर, बड़ा, अगर कैंडल जरूरत से ज्यादा बड़ा और जरूरत से ज्यादा छोटा हो तो कैंडल्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, चाहे कितना भी वो पर्टिकुलर कैंडल आपका पसंदीदा क्यों ना हो। जैसे इट्स लाइक दिस, मारूबुजू बना है बट जरूरत से ज्यादा लंबा है इसका, मतलब रेंज, मतलब टू मच रेंज, मतलब अगर टू मच सेलिंग चल रहा है। रेंज बड़ा कब होता है, अगर बियरिश है तो टू मच सेलिंग। तो टू मच सेलिंग में मतलब आप क्या बोलोगे, चलो हम भी सेल कर लेते हैं क्या, अरे भाई देखो क्या हो रहा है, फालतू में क्या करना चाह रहे हो, क्या रीजन है पता नहीं आपको, क्योंकि आप तो टेक्निकल देख के करते हो, आपको तो फंडा नहीं पता कि भाई क्यों सेल जनरेट हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको,
सर मार्केट बहुत बात करता है, मेरा दिमाग का दही बन जाता है कभी कभी। मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या नहीं, कहाँ जाना कहाँ जाना। सर अदानी में जाना चाहिए एक बार। अदानी, अदानी एंटरप्राइज में जाएंगे। ज्यादा पुराना बात नहीं करेंगे, रिसेंट बात करते हैं। तो ये इसको छोड़ो, आज का बात छोड़ो। मैं आपको कौन सा करिए, वही है सॉरी, मंथली। अच्छा मंथली चार्ट है इसलिए ऐसा नहीं, वही मैं समझ नहीं पाया सर। मंथली चार्ट है इसलिए दो चार्ट दिख रहा है, मैं सोचा क्या हुआ सिर्फ दो चार्ट दिख रहा है। मंथली चार्ट है, देखो। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, डे में कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अदानी जब यहाँ से गिरना चालू किया, अदानी जब यहाँ से गिरना चालू हुआ सर, इसका जब डाउन ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या लग रहा था कि हम भी इसमें सेल लगा दें। लेकिन अगर बिना समझ के करोगे, ठीक है, मानो कि हिंडनबर्ग क्या किया क्या है, खबर आने से पहले तक आपको कुछ समझ में नहीं आया। और देखो कैंडल का लंबाई देखो सर, रेंज देखो आप, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, कैंडल का रेंज दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? तो ये सब बड़े बड़े कैंडल से आपको बचना चाहिए सर, बचना चाहिए। अगर समझ ना हो तो बचना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग में ना है, बिकॉज पीछे का फंडामेंटल नॉर्मली टेक्निकल को ज्यादातर केस में समझ में नहीं आता है, तो बच के रहिए। क्योंकि ये आपको कहाँ लेके जाएगा आपको पता है क्या? ये 3 दिन का, ये 3 दिन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 दिन का है। 5 दिन में आप टारगेट फिक्स कर पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे आप। कि अगर आप सेल कर भी देते हो यहाँ पर, ये मारूबुजू है, अगर आप यहाँ पर सेलर बन भी जाते हो, तो आप टारगेट क्या फिक्स करोगे? क्योंकि ये तो इतना जोर का गिर रहा है, स्टॉप लॉस भी तोड़ के निकल जाए, समझ ही नहीं पाओगे क्या स्टॉप लॉस लगाए। तो टारगेट क्या फिक्स करोगे? तो अगर आपको ज्यादा मतलब एडवांस नॉलेज नहीं है सर, तो ऐसे स्पीड बॉल को छोड़ना ही अच्छा है। ये बाउंसर की तरह है, छोड़ दो, ज्यादा लगो मत इनके साथ। अगर बहुत ज्यादा স্যার এটা मार्केट ना, মেবি কি तो এটা মেবি স্যার ফিউচারের ক্ষেত্রে তার হতে পারে, যারা ফিউচার ট্রেডিং করবে তো তাদের জন্য পসিবল হতে পারে নাকি? नहीं सर, अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो ही आप इस तरह का चीज में आओ। नॉर्मली मैं तो আচ্ছা, रिकमेंड कर, যদি আমি নর্মাল সেল করি, তাহলে ধরুন আমি যদি সেলে হিসাবে প্রফিট করতে যাই, তাহলে তো আমার মোটামুটি তারা ধরা যায় যে এখানে প্রফিট আছে আমার, এই সেল হিসাবে প্রফিট করতে চাই, তুমি বাই করি ऑब्वियसली নাই করতে চাই। ऑब्वियसली बात को समझो मेरा, बात को समझो मेरा। तुम नॉर्मली जब बियरिश मारूबुजू वगैरह देखोगे, तुम क्या लोगे? तुम क्या करोगे? तुम सेलर बनोगे ना। क्योंकि ये इंडियन बाग के कारण हुआ था। ये पूरा केस इंडियन बाग, इसके पीछे का पूरा खेल इंडियन बाग का था, इंडियन बाग रिसर्च का। तो इंडियन बाग रिसर्च के कारण जब मार्केट गिरना चालू हुआ, ऐसे थोड़ा बहुत अंदाजा पहले से ही नजर आ रहा था। थोड़ा बहुत मार्केट आपको पहले से ही बता रहा था कि कुछ तो होने वाला है। ठीक है, इंडियन बैंक पहले भी हल्का हल्का शॉर्ट सेल किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत किया है। मार्केट काफी दिन से थोड़ा हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है देख रहे हो ना सर, ये हल्का हल्का सुरूर क्या है? इतना बड़ा स्टॉक में ये छोटा छोटा ट्रेड क्यों? कुछ तो खेल था इसके पीछे। ठीक है, कुछ तो होने वाला था। जो स्पिनिंग टॉप दोजी बता रहा था, कोई समझ पाया तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको समझ में, जब जरूरत से ज्यादा होता है तो मार्केट ट्रैप हो जाता है कई बार। तो नॉर्मली आपको सजेस्ट करता है कि आप कुछ ना, फिलहाल तो कुछ ना करें, देख लो। जब आपको समझ में आए कि मार्केट अभी नॉर्मल हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तूफान की तरह होता है। अब तूफान में हर कोई अपने आप को संभालना नहीं जानता है। ऐसे मैं, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कि सर क्या करें, तो मैंने बोला था कि और थोड़ा सा, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि 1500 तक जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, हैमर यहाँ पर रेडी हुआ था, तो मुझे लगा था 1500 जाएगा, बट उसके बाद भी वो नीचे गिरा है। उसके बाद भी नीचे गिरा है। यहाँ पर इंगल्फिंग दिख रहा है सर, बताऊंगा, सब बताऊंगा कि कैसे मौका बनता है मार्केट में। मार्केट मौका देता है सर,
इंगल्फिंग देखो, ये वाला इंगल्फिंग देखो, आप मैं दिखाता हूँ इंगल्फिंग का क्या कैरेक्टर होता है वो देखो। ऐसे इंगल्फिंग, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ कि ट्रेड ट्रैप टू मच बड़ा, ठीक है, मतलब अगर बिलो 1% रेंज में रहे और अबव 10% रेंज में रहे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग कैंडल में ट्रेड नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज ना हो तो चुपचाप बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि आप स्टॉप लॉस या टारगेट फिक्स नहीं कर पाओगे, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ट्रेड लेने से रोकना चाहिए अपने, ठीक है सर। लेकिन मानो मेरे अंदर एक्सपर्टीज है तो कर लो ना सर, बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो, गंगा तो बह रहा है, आप भी हाथ धो लो। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मल्टीपल कैंडल स्टिक्स जो आपको बड़ा अच्छा मौका देता है सर, दैट इज इंगल्फिंग, ठीक है। कहाँ चला गया इंगल्फिंग, मेरा बहुत प्यारा सा कैंडल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे गाना है ना, बड़े अच्छे लगते हैं। ये नदियाँ ये धरती, नदियाँ धरती नहीं, यहाँ पर इंगल्फिंग का बात कर रहा हूँ। ये देखो सर, ये बड़े अच्छे लगने जैसा ही है कि नहीं। ये बायोकॉन का शेयर में लिया गया था, डाउन ट्रेंड में बना, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, पहला कैंडल रेड कैंडल मतलब ट्रेंड को कंफर्म करता है कि हाँ हम डाउन हैं, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल उसको पूरा का पूरा घेर लेता है, उसको पूरा का पूरा घेर लेता है, मतलब देखो एकदम पूरा अपने अंदर, जैसे अपने अंदर समा लिया, हिंदी में बोलते हैं ना समा जाओ मुझ में, तो मुझ में समा जा, ठीक है। तो बड़ा कैंडल एकदम छोटा कैंडल को ना मुझ में समा जा कर दिया, ठीक है। तो ये है इवन, कई बार इसमें लेकिन थोड़ा सा डाउट है कि सर इसका शैडो को भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सर कई बार हल्का फुल्का क्या बोलते हैं सर, बी फ्लेक्सिबल क्वांटिफाइबल एंड, मतलब बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, तो फ्लेक्सिबल रहो, हल्का फुल्का निकल जाए तो चलेगा, लेकिन मेन बॉडी उसके अंदर आ जाए ये जरूरी होता है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पर बायोकॉन में दिखाया, यही चीज मुझे यहाँ पर भी नजर आया था, वो भी बहुत अच्छे से नजर आया था। 11 जब ये ऑलमोस्ट 1200 में चल रहा था, 12 नहीं 1122, और ये बना था 1332 तक, ये डे चार्ट था, और इसीलिए मुझे ये चार्ट दिखा था, दिखाई दे रहा है आप लोगों को इंगल्फिंग, प्रायर ट्रेंड नेगेटिव, नेगेटिव को कंफर्म किया फर्स्ट कैंडल, या मल्टीपल कैंडल स्टिक्स है सर, फर्स्ट कैंडल कंफर्म किया कि हाँ हम नेगेटिव ट्रेंड में हैं, फिर सेकेंड कैंडल उसको घेर लिया और पॉजिटिविटी चेंज चालू हो गया, 1332 में बाय करना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद आपको बने रहना चाहिए। सर टारगेट क्या रहेगा, सर उसमें रुक जाओ, अब बात करेंगे, पहले बाई समझ जाओ। तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए था, इन दोनों का जो लो है, इन दोनों का जो लो है, तो व्हाट इज द लोएस्ट ऑफ दिस टू, मतलब फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल का लो क्या है, सर 1102। तो आपका बाई बनना चाहिए 1332 में, और आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए 1102, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मोटा मोटी 1105 समथिंग आपका स्टॉप लॉस लगना चाहिए। तो स्टॉप लॉस ये डे चार्ट पैटर्न में था सर, ये इंट्राडे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल ट्रेड में, मतलब कम से कम इसमें आपको एक 1 वीक का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट था। तो 1332 में बाई करना चाहिए था, और 1105 में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, और ये देखो एकदम परफेक्टली ट्रेड बना है, और इंगल्फिंग ऐसे बहुत मौका देता है। सर क्या क्या देखने को मिल रहा है, अरे सर हर चीज देखने को मिल सकता है, बट देखने का वो आंख होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक का बाकी बातें, जैसे दो जी, ऐसे ऑलरेडी मैं बहुत सारा बात करते करते निकल जा रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक का जो बाकी दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करूंगा। उसके बाद में मल्टीपल पे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, इंगल्फिंग में क्या करना चाहिए, क्लाउड कवर में क्या करना चाहिए, छोड़ूंगा नहीं सर, ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डिटेल्स पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो सकता है, और जिंदगी में जब जरूरत पड़े वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही काम आता है। हड़बड़ी में मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ, बट सर मेरा सिलेबस कंप्लीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का सीखना, और ये जिंदगी भर का एसेट बनना होता है, तो इसलिए ज्यादा हड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ
कि आप लोगों को मारुबुजू या सिंगल कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और नॉट जस्ट की किताबी बात, हम लोग उसको प्रैक्टिकल में भी प्रूफ देख पा रहे हैं। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? मिस्रो, पीयूष, बोलो हाँ, सर, संभव, सर ठीक है। तो बस अभी कैंडलस्टिक में बात कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक्स हो जाने दो, उसके बाद और भी पैटर्न है, और भी चार्ट्स है, चार्ट के रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, बताऊंगा। मैथ्स तो गजब चीज है, मतलब मैथ्स का यूज कैसे होता है स्टॉक मार्केट में आपको समझ आएगा। यस पीयूष बोलो। স্যার আমি বলছিলাম যারা মানে যারা রিস্ক টেকার হচ্ছে 3:20 দিকে যারা ট্রেড নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে তারা কি ডেলিভারি নেয়? অবভিয়াসলি 3:20 থেকে 10 মিনিটের জন্য ট্রেড নিয়ে কি করবি? ডেলিভারি নেবি না? হ্যাঁ মানে নেক্সট এর জন্য ডেলিভারি নিয়ে রাখছে তাই তো? অবভিয়াসলি আচ্ছা ঠিক আছে। ओके सर, तो फिर आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड बात होगा, ठीक। ओके सर, टाटा, फिर बाय। बाई सर। ঠিক আছে बाय सर। বাই স্যার ओके सर, बाय सर। বাই।